Ladies and gentlemen, there is a great news from RBI regarding capital shift. दोस्तों आरबीआई ने रिवाइज किया है रिस्क वेटेज, जिससे बैंक और एनबीएफसी के डायनेमिक्स में ह्यूज चेंजेस दिखेंगे जो कि पॉजिटिव रहेंगे। दोस्तों पिछले 2 सालों से हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए थे, जिनके कारण ऑलरेडी बैंक्स एनबीएफसी के मार्जिन दोस्तों प्रेशर में थे। पर अब एक इंटरेस्ट रेट कट हम देख चुके हैं और ये जो अपडेट आया है ये बैंक्स और एनबीएफसी के लिए दोस्तों अच्छी खबर साबित कर सकता है, प्रॉफिट मार्जिन्स को दोस्तों सुधार सकता है। कैसे दोस्तों, आइए हम लोग लाइव एग्जांपल के साथ आज चेक करेंगे। पर अगर आप लोगों ने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। सो व्हाट इज ऑल दिस अपडेट अबाउट? ये है दोस्तों रिस्टोरेशन ऑफ रिस्क वेटेज। रिस्टोरेशन का मतलब वापस से किया है जैसा पहले था। आप जैसा देख सकते हो दोस्तों, द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू रिवर्ट द रिस्क वेट फॉर एक्सपोजर्स ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। दोस्तों क्या रिस्टोर किया है? दोस्तों आरबीआई ने डिसाइड किया है कि रिस्क वेटेज जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एनबीएफसी को देती है वो अब दोस्तों पुराने जो लेवल्स थे जिसमें एक्सटर्नल रेटिंग के आधार पे दोस्तों रिस्क वेटेज देते थे वो अब वापस से दोस्तों कर पाएंगे। दोस्तों नवंबर 2023 में जब इन्फ्लेशन जबरदस्त हाई हो चुका था तब दोस्तों आरबीआई ने ये रिस्क वेट एडिशनली 25 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ाया था। यानी अगर ओरिजिनल वेटेज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल रेटिंग बिलो 100 हो तो 25% और दोस्तों वेटेज रखना पड़ता। तो इससे दोस्तों क्या फायदा हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये जाने उससे पहले हम एक्सक्लूजन भी देख लें। फ्रेंड्स, द चेंजेस एक्सक्लूड लोन टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड लोन टू एनबीएफसीज दैट क्वालिफाई फॉर क्लासिफिकेशन एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इनके अलावा के बाकी एनबीसी पे दोस्तों ये लागू होगा। कब से? दोस्तों इफेक्टिव डेट है 1 अप्रैल 2025। तो अब जानना बनता है इसकी इंपैक्ट दोस्तों क्या पड़ेगी बैंक और फाइनेंस कंपनी से, जानेंगे। दोस्तों सबसे पहली इंपैक्ट पड़ेगी कैपिटल रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स, बैंक विल पोटेंशियली रिक्वायर लेसर कैपिटल टू बैक लोन्स। वो लोन्स जो वो लोग एक्सटेंड करेंगे एनबीएफसीज को, जहां पे एनबीएफसीज के फेवरेबल एक्सटर्नल रेटिंग होंगे। यानी मैं अगर फेवरेबल एक्सटर्नल रेटिंग मिलने वाली कंपनी को लोन देता हूं तो मुझे लेस कैपिटल चाहिए होगा। तो इससे सीधा ट्रिगर होना चाहिए दैट दिस कुड लीड टू एन इंक्रीज इन बैंक लेंडिंग टू हाई रेटेड एनबीएफसी। क्योंकि अगर मैं हाई रेटेड एनबीएफसी को लैंड करता हूं मुझे कैपिटल इंटेंसिव, मुझे कम कैपिटल चाहिए होगा। सो हाउ इट वर्क? पहले हम देखें क्रेडिट फ्लो जो एनबीएफसी को होता है। आप जानते ही हो दोस्तों कि बैंक्स हो या एनबीएफसी हो, ये लोग फंडिंग करते हैं। तो फंडिंग करने के लिए इन्हें खुद को भी फंड लेना पड़ता है। अब एनबीएफसी का एक बड़ा चंक दोस्तों बैंक होती है जहां पे ये लोग फंडिंग लेते। सो नाउ बाय रिड्यूसिंग द कैपिटल चार्ज ऑन लोन टू एनबीएफसी इट कुड एनकरेज बैंक्स टू इंक्रीज देयर लेंडिंग टू दिस सेक्टर। जो प्रीवियसली अगर मैं इस सेगमेंट में लैंड करूं तो मुझे ज्यादा कैपिटल चाहिए, तो सीधी बात है दोस्तों एनबीएफसी के पास और फंडिंग आएगी, जिससे अभी तक एनबीएफसी को दोस्तों जो महंगा फंडिंग पड़ता था वहां पे हम इंप्रूवमेंट देखेंगे, फंडिंग सस्ता होगा। आपने अब तक देखा ही है ऑलरेडी आपकी सबसे बढ़िया जो कंपनीज थी उनके बोरोइंग कॉस्ट पिछले 2 साल से बढ़ते जा रहे थे। ये टिगर से उनके बोरोइंग कॉस्ट नीचे आए। तो नंबर 1 पॉइंट हुआ कि क्रेडिट फ्लो एनबीएफसी की ओर ज्यादा बढ़ेगा। सेकंड दोस्तों रिस्क मैनेज और करना पड़ेगा बैंक्स। व्हाई? Or bank will need to continue diligent risk assessment of NBFCs, क्योंकि अब जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा उसमें एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग को भी ध्यान में रख के, यानी एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग जो रेटिंग देंगे उसको भी ध्यान में रख के दोस्तों फंडिंग करेंगे। तो रिस्क मैनेज और रखना पड़ेगा बैंक्स को, तो राइट। तो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से ये क्या कहता है? तो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो अपॉर्चुनिटीज बैंकिंग सेक्टर में क्यों बढ़ती है? इसलिए क्योंकि वो बैंक्स जो एनबीएफसी को अभी तक बड़ा फंडिंग प्रोवाइड करती थी, या वो बैंक्स जिनका बड़ा एक्सपोजर है एनबीएफसी की और उन्हें कम कैपिटल चाहिए होगा, तो उनका कैपिटल फ्री हो जाएगा दूसरे यूसेज के लिए, जिससे उनकी खुद की कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी। सो गुड फॉर बैंकिंग। एंड व्हेन वी लुक टू एनबीएफसी स्टॉक्स, तो ये ध्यान रखिएगा फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनबीएफसी इन्वेस्टर शुड लुक एट दोस, हर एक पे नहीं, दोस विद स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग, क्योंकि वो एनबीएफसी जिनके क्रेडिट रेटिंग स्ट्रॉन्ग है वो ज्यादा फंड अपनी ओर सस्ते में अट्रैक्ट कर पाएंगे। दोस्तों बैंक्स के भी मार्जिन सुधरने हैं, एनबीएफसी के भी मार्जिन सुधरने हैं।
एनबीएफसी के इसलिए क्योंकि उनको और फंडिंग मिलेगा, बैंक्स का इसलिए क्योंकि लोअर कैपिटल उनको चाहिए। तो इसका मार्केट सेंटीमेंट पे क्या इफेक्ट आ सकता है दोस्तों? दिस रेगुलेटरी इजिंग कुड बी व्यूड पॉजिटिवली बाय द मार्केट। पोटेंशियली इससे दोस्तों बैंक्स के और हाई रेटेड एनबीएफसी के दाम सुधर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंदाजा है कि दोनों के ही मार्जिन दोस्तों सुधर, राइट। लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन मेरा क्या हो सकता है? इन्वेस्टर ये देख सकते हैं कि दोस्तों इनसे बैंक्स और एनबीएफसी दोनों को फायदा है, पर दोनों को अपनी रिस्क प्रोफाइल प्रॉपर देखनी होगी, अपनी लोन पोर्टफोलियो की क्वालिटी और बरकरार रखनी होगी, जिससे ग्रोथ का फायदा पूरा उठा। तो इससे किन कंपनीज को दोस्तों फायदा हो सकता है, राइट? लेट मी डिस्क्लोज बिफोर आई टेल दिस। दोस्तों ज्यादातर जो भी बैंक्स है, एनबीएफसी है, इनको फायदा होना है, पर मैं जो भी बोलूं इसका मतलब क्या दोस्तों? हाई रेटेड एनबीएफसी, वो बैंक्स जिनका अच्छा खासा एक्सपोजर एनबीएफसी पे है उनको। तो बैंक्स में आती है दोस्तों जैसे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस, कोटक बैंक, इन सबको दोस्तों लाभ होना है। व्हाई? बिकॉज दिस बैंक्स आर नोन फॉर देयर सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन विद द NBFC sector and could see reduced capital cost and increased lending opportunities। पर दोस्तों इसके साथ हाईली रेटेड एनबीएफसी को भी फायदा होना है। तो वो एनबीएफसी जिनके रेटिंग स्ट्रॉन्ग है, जैसे बजाज फिनांस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इवन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, पर कितने रेटिंग है इनके? ये सब थोड़ी ना एक तराजू में होंगे। अगर हम इन लोगों के रेटिंग देखें दोस्तों, तो बजाज फिनांस AAA रेटिंग पाता है दोस्तों। ये कंज्यूमर फाइनेंस की एक कंपनी है, तो आप देख सकते हो जो भी कंपनी AAA रेटिंग है उसे हम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। इवन एचडीएफसी प्री मर्जर, यस, एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस was not among but was strongest company in this segment। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस AA रेटिंग, तो AAA रेटिंग है, पहला फायदा AAA रेटिंग को होना है, राइट। सुंदरम फाइनेंस AAA फ्रॉम इकरा व्हीकल और होम फाइनेंस की कंपनी, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग AAA बाय केयर रेटिंग जो है रूरल फाइनेंस, होम फाइनेंस और इंफ्रा फाइनेंस में, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस AA, टाटा कैपिटल अगेन अ गुड AAA रेटिंग जो कंज्यूमर एंड कॉमर्शियल फाइनेंसिंग में है, चोलामंडलम AA, एचडीबी फाइनेंशियल बाय एचडीएफसी बैंक अगेन AAA बाय क्रिसिल जो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन में डील करता है। तो सीधी बात है जिनके क्रेडिट रेटिंग ज्यादा उनको सस्ती लोन मिलेगी, क्योंकि उन कंपनी को लोन देने के लिए बैंक को कैपिटल कम रखनी है, राइट। सो इट शुड बी एज सिंपल एज दैट। The list which I have disclosed with you, these NBFCs have historically maintained strong credit rating and could benefit from increased access to bank finance at potentially lower cost due to revised risk weightage norm, right? इसको समझना है प्रॉपर वे में, तो चलो एक एग्जांपल मैं देता हूं यहाँ पे। Here I have given a live example, impact of RBI's revised risk weight on ICICI Bank and Bajaj Finance। ये कैसे काम करेगा? So for example, here I have shown ICICI Bank, as it is one of the India's leading commercial bank, have extensive dealing with various NBFCs including Bajaj Finance, which is noted for strong credit rating and diverse financial services। So previously, इससे पहले ICICI Bank was required to maintain higher capital reserve जब वो बजाज फाइनेंस को लैंड करती थी। क्यों? क्योंकि 2023 में रिस्क वेटेज इंक्रीज हुआ था, 125% रखना था। This meant for every 100 lent to Bajaj Finance, ICICI Bank had to set aside 125 in capital, limiting the amount available for other lending or investment opportunities। लेकिन अब क्या इम्पैक्ट ऑफ द आरबीआई रेगुलेटरी रिवीजन, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है दोस्तों? पहली चीज, विद द आरबीआई डिसीजन टू रिवर्ट रिस्क वेट टू मैच द एक्सटर्नल रेटिंग, राइट, जो एक्सटर्नल रेटिंग एनबीएफसी को मिल रहे हैं, अब बजाज फाइनेंस ऑलरेडी टॉप रेटेड कंपनी है, सो द रिस्क वेट ऑन बजाज फाइनेंस ड्रॉप्स बैक टू 100%। तो ये 25% आईसीआईसी बैंक का निकल जाता है, आईसीआईसी बैंक को फायदा होना है। सिमिलरली अगर बजाज फाइनेंस को लोन देने पे आईसीआईसी बैंक को फायदा हो रहा है, तो बजाज फाइनेंस को सस्ती भी लोन देंगे, जिससे बजाज फाइनेंस को भी फायदा होता है, राइट। सो नाउ फॉर एवरी 100 लेंट टू बजाज फाइनेंस, आईसीआईसी बैंक only needs to reserve 100। So this is how it will work। So इसका आउटकम क्या होगा? Increased lending capacity for whom? For ICICI Bank। अब ICICI Bank can now lend more to Bajaj Finance and other high rated NBFCs without the need for additional capital। दोस्तों इससे लिक्विडिटी को बूस्ट मिलने वाली है। This boost the bank's lending portfolio and potentially its profitability। Second, reduced cost of fund for Bajaj Finance। Why? Because more banks willing to lend due to lower capital requirement। अब बजाज फाइनेंस के पास तो मल्टीपल नेगोशिएशन है, भाई तुमसे लू कि तुमसे लू। बजाज फाइनेंस कैन नेगोशिएट लोअर इंटरेस्ट रेट्स,
reducing its cost of fund and enhancing its ability to offer competitive financial product. Third, market dynamics में बदलाव लाता है. कैसे? The overall market sees an increase in liquidity, particularly for high-rated NBFCs, encouraging more robust financial activities and support for economic growth. Right? तो इस example का conclusion क्या बोलो चलो? The live example of ICICI Bank and Bajaj Finance illustrates the direct benefits of the RBI's revised risk weight regulation. It even demonstrates enhanced operational efficiency and market competitiveness, जो बिल्कुल क्रिटिकल है दोस्तों ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए. फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए ये बड़ा जरूरी कदम था और ये आया. ऑल राइट, तो एज अ इन्वेस्टर मैं इसको कैसे लूं? दोस्तों एज अ इन्वेस्टर मेरे को मॉनिटर करते रहने चाहिए ये चेंज कि अगर मैं बैंक और फाइनेंस में निवेश कर रहा हूं तो उनको जो पैसा मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है कि सस्ता मिल रहा है. एक तो वो बड़ा जरूरी है. जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रॉ मटेरियल देखते हो, आप आईटी में अट्रैक्शन रेशियो देखते हो, वैसे बैंकिंग और फाइनेंस में उनको जो कॉस्ट पे पैसा मिल रहा है ये मॉनिटर करना जरूरी है. ये जो ट्रिगर है ये उनके लिए बड़ा फायदेकार है. तो ओवरऑल मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की ट्रेंड को अप होते देख सकता हूं. इवन स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग को इसका बड़ा लाभ है क्योंकि वो भी बड़े लेंडर होते हैं एनबीएफसी कंपनीज के. राइट, सो नाउ दिस एडजस्टमेंट इन रेगुलेटरी मेजर्स कैन प्रोवाइड बोथ अपॉर्चुनिटी भी है जबरदस्त और कुछ रिस्क भी है क्योंकि बैंक को मॉनिटर करना पड़ेगा. रिस्क खाली एक्सटर्नल पार्टी पे डिपेंड नहीं रह सकते. राइट, सो इट depending on how entities in the financial sector respond to the changes. ऑल राइट, मुझे उम्मीद है दोस्तों आज जो हम लोगों ने इन चेंजेस को समझा ये जरूर आपको फाइनेंस सेक्टर में निवेश में काम लगेगा. फिर भी कोई क्वेरी हो यू कैन नोट डाउन इन द चैट. एंड यस, अगर गलती से मैंने कोई टिप दे दी हो तो माफ करना, मेरा कोई इरादा टिप देने का नहीं है. कोई भी कंपनी खरीदने से पहले दोस्तों डेटा एनालिसिस खुद करें. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी. Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.